ये कराची का मशहूर गोरा कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान का ऑफिशियल नेम तो मसीही कब्रिस्तान है, लेकिन ये गोरा कब्रिस्तान के नाम से मशहूर है क्योंकि जिस ज़माने में ये कब्रिस्तान बना उस ज़माने में अंग्रेज़ों को गोरा कहा जाता था। ये कब्रिस्तान कायम हुआ था 1845 में, 1845 में, यानी सिंध पर कब्ज़े के अंग्रेज़ों के सिंध पर कब्ज़े के 2 साल के बाद। और सिंध पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किस तरह से किया ये मैं होश मोहम्मद शीदी वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि 1843 में सिंध अंग्रेज़ों के कब्ज़े में चला गया था। किसी ज़माने में इस कब्रिस्तान के अंदर एक दीवार भी होती थी और दीवार डिवीज़न था, एक तरफ प्रोटेस्टेंट्स को दफनाया जाता था और एक तरफ सिर्फ कैथोलिक्स को दफनाया जाता था। लेकिन 1981 में उस दीवार को गिरा दिया गया और उसके बाद ये कब्रिस्तान में ये जो डिवीज़न था कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स का, इसको ख़त्म कर दिया गया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो 1939 से 1945 तक चली थी, उस ज़माने में रशिया ने, जिसको उस वक्त सोवियत यूनियन कहते थे, सोवियत यूनियन ने पोलैंड पर जब हमला किया तो पोलैंड से रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान आए कराची में। उस ज़माने में डेफिनेटली इसको पाकिस्तान तो नहीं कहते थे, बट कराची वाज कराची। सो कराची में जो शहरी वहाँ से आए उनमें से 58 की डेथ हो गई। वो 58 भी इसी कब्रिस्तान में ही दफन है। सो उन 58 शहरियों की याद में पॉलिश गवर्नमेंट के सिफारत खाने ने, जो पाकिस्तान में है, 2005 में ये मेमोरियल बनाया था। इस मेमोरियल के ऊपर जो खुदाई हुई है, इसमें उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट का शुक्रिया भी किया हुआ है और जो 58 पॉलिश शहरी थे उनके नाम भी इस पर लिखे हुए हैं। कब्रिस्तान में कब्रें भले ही खूबसूरत बना ली जाएं, लेकिन एक वीरानी तो रहती ही है, फिर चाहे वो कब्रिस्तान किसी भी मज़हब के लोगों का क्यों ना हो। कराची का एक अंग्रेज़ कलेक्टर गुजरा है, हेनरी लॉरेंस। ये जो मज़ार बना हुआ है ये उनकी वाइफ का है, फिलिस लुइस का। इनका एक्सीडेंट हुआ था, घोड़ा गाड़ी किसी ज़माने में जो चलती थी उसमें सवार थी, इसका एक्सीडेंट हुआ था जिसमें इनकी डेथ हो गई थी। तो ये टूम उनका है। अब इसकी भी हालत आप देख लीजिए, आपके सामने है। पूरी दुनिया में जहाँ भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों से वहाँ की गवर्नमेंट्स पैसे कमाती हैं, वहाँ के लोग इससे टूरिज़्म वगैरह को जनरेट करते हैं। हमारे यहाँ इसको कचरा कंडी बनाया हुआ है। इस कब्रिस्तान की एक अच्छी चीज़ ये भी मुझे लगी कि इसमें आप अपनी गाड़ी में अंदर तक आ सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आपको इतने बड़े एरिया में पैदल नहीं चलना पड़ता। ये वैसे तो सभी के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन मरीज़ों और बूढ़ों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी है। इस कब्रिस्तान में पैदल चलना ख़ासा मुश्किल है क्योंकि इसका रकबा बहुत ज़्यादा है। अगर आप गोरा कब्रिस्तान में सलेब वाली साइड से आएंगे, जो एशिया की लार्जेस्ट क्रॉस है, सो सारा एरिया जो है वहाँ पर आपको ज़्यादातर नई कब्रें मिलेंगी। लेकिन अगर आपने पुरानी कब्रें देखनी है जो 19वीं सेंचुरी की हैं, सो आप अगर पुराने गेट से एंटर होते हैं तो पूरा कंपाउंड जो है उसमें ज़्यादातर पुरानी कंस्ट्रक्शंस हैं। और पुरानी कंस्ट्रक्शंस की जो कब्रें हैं जो 19वीं सेंचुरी की है, उसमें ज़्यादातर येलो पैटर्न पर कब्रें बनी हुई हैं। ये इस कब्रिस्तान का पुराना वाला हिस्सा है। इस हिस्से में एक बहुत बड़ा मैदान का हिस्सा बिल्कुल खाली है। इस हिस्से में जो पुरानी कब्रें हैं उनमें येलोइश कलर ज्यादा है, पीलापन ज्यादा है उन कब्र के पत्थरों पर। इस हिस्से में भले ही कितनी ही कदीम कब्रें क्यों ना मौजूद हों, लेकिन ये कब्रिस्तान और ये हिस्सा भी उतना ही निगलेक्टेड है जैसे कि हमारे मुल्क के बाकी तमाम कब्रिस्तान निगलेक्टेड होते हैं। डॉक्टर रुतफ़ा उन लोगों में से हैं जिनको पाकिस्तान में शायद ही कोई बंदा उनको डिसलाइक करता हो। डॉक्टर रुतफ़ा 1961 में ये जर्मन लेडी पाकिस्तान आई और उसके बाद 55 इयर्स इन्होंने पाकिस्तान में कोढ़ के मरीज़ों यानी लिप्रोसी के मरीज़ों को वक्फ़ कर दिए। डॉक्टर रुतफ़ा ने जितने साल पाकिस्तान में गुजारे, इस दौरान उन्होंने तकरीबन 157 लिप्रोसी की क्लिनिक्स पाकिस्तान में बनाई। और डॉक्टर रुतफ़ा की ये एफ़र्ट्स थी कि 1996 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान को उन एशियन कंट्रीज़ में शामिल किया जिन्होंने लिप्रोसी को कंट्रोल किया था।
डॉक्टर रुतफ़ाओ की एफ़र्ट्स और डॉक्टर रुतफ़ाओ की जो डेडिकेशन थी, इसकी वजह से उन्हें पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हिलाल इम्तियाज़, हिलाल पाकिस्तान, निशान कायदे आज़म समेत और भी कई अवार्ड्स दिए। डॉक्टर रुतफ़ाओ की 10 अगस्त 2017 को डेथ हुई। उनकी डेथ के बाद अगस्त के ही महीने में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक 50 रुपये का डॉक्टर रुतफ़ाओ के नाम का एजाज़ी सिक्का भी निकाला। और अगर इंटरनेशनली उनके काम की रिकग्निशन देखी जाए तो डॉक्टर रुतफ़ाओ का गूगल ने डूडल भी बनाया था। और एक और चीज़ जो मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और मेरी लाइफ का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, डॉक्टर रुतफ़ाओ की कब्र के ऊपर एक QR कोड भी है। अगर आप डॉक्टर रुतफ़ाओ की बायोग्राफ़ी पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करके अपने स्मार्ट डिवाइस में इनकी बायोग्राफ़ी को ईज़िली पढ़ सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि कराची के गोरा कब्रिस्तान का ये ऑनर है कि डॉक्टर रुतफ़ाओ की कब्र इसी कब्रिस्तान में है। यहाँ पर बहुत सी ऐसी भी पुरानी कब्रें हैं जिनकी तफसील बहुत धुंधली है। ये रेनोवेशन ना होने का नतीजा होता है। यह कब्रिस्तान टूरिज़्म के हिसाब से काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है अगर इसकी पुरानी कब्रों की मुरम्मत की जाए। उन लोगों के ख़ानदानों से राब्ते किए जा सकते हैं जिनके अजीज़ यहाँ पर मदफून हैं, जैसे कि यहाँ पर 19वीं सदी के बहुत से अंग्रेज़ों की कब्रें भी हैं। इस कब्रिस्तान को प्रमोशन की ज़रूरत है, लेकिन लाजमी सी बात है हुकूमत संजीदा होगी तभी ये काम मुमकिन है। इस कब्रिस्तान के पुराने दरवाजे से जब आप अंदर आते हैं तो वहाँ पर कब्रों की और तदफीन की फ़ीस लिखी हुई है, जिसकी जेब जैसे इजाज़त दे। इस कब्रिस्तान में कुछ कब्रें ऐसी भी हैं जो कि बरे सगीर में काम करने वाले मुलाजमीन की हैं। कुछ कब्रों पर मुलाजमों के नाम लिखे हुए हैं और साथ में उनके इदारों के नाम भी लिखे हुए हैं, और कुछ कब्रों पर महज मुलाजमों के नाम लिखे हुए हैं। एक चीज़ जो मेरे लिए बहुत अजीब थी वो ये कि एक कब्र के कदबे पर जिस शख्स का नाम लिखा हुआ था उसका लास्ट नेम सिंह था। अब सिंह चूँकि सिख अपने नाम के साथ लगाते हैं तो ईसाइयों के कब्रिस्तान में किसी सिंह नाम के शख्स की कब्र का होना मुझे समझ नहीं आया। अगर आप में से किसी शख्स को इसकी वजह मालूम हो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ एशिया की लार्जेस्ट क्रॉस के साथ। क्रॉस मीन्स सलेब का निशान। ये सलेब का निशान जो है, ये सलेब जो है, ये कराची के गोरा कब्रिस्तान के बिल्कुल एंट्रेंस पर ही बनी हुई है। इसकी हाइट है 140 फुट, इसकी डेप्थ है 20 फुट और इसके जो विंग्स की डायमेंशन है, इसका जो फैलाव है वो है 40 फुट। ये बनाई थी एक क्रिश्चियन बिजनेसमैन परवेज़ हेनरी गिल ने। परवेज़ हेनरी गिल ने ये बताया था कि उनके ख्वाब में उन्हें खुदा की ज़ियारत हुई, जिसके बाद उन्होंने इसको एक इशारे के तौर पर लिया और इस बात का फ़ैसला किया कि वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहेंगे और करेंगे। तो उन्होंने ये सलेब यहाँ पर बनवाई थी। इस सलेब में उन्होंने आयरन, सीमेंट और स्टील को यूज़ किया और ये बुलेट प्रूफ क्रॉस है। इट्स अ हेल्दी साइट के पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी भी ऐसी जगहें, ऐसी चीज़ें हैं जो कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग हैं। गुंजाइश मौजूद है बेहतरी की और होपफुली इंशाल्लाह चीज़ें मज़ीद बेहतर होंगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कब्रिस्तान में कब्रें बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइंस की भी हैं। कुछ कब्रें काफ़ी पुरानी हैं, कुछ कब्रें न्यू हैं, लेकिन बाकी सारे कब्रिस्तानों की तरह ये भी काफ़ी अनअटेंडेड सा कब्रिस्तान है। ये एंट्रेंस तक तो ठीक है, लेकिन जब इसकी आखिरी दीवार तक आते हैं तो यहाँ पर बड़ी गंदगी है। लोगों ने, जिनके घरों की खिड़कियाँ इस कब्रिस्तान में खुलती हैं, किसी ने डायपर्स फेंके हुए हैं, कोई कचरा फेंक रहा है, किसी के घर का गंदा पानी यहाँ पर गिर रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर है, उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन साथ साथ लोगों में इतना शऊर होना चाहिए कि उन्होंने अपना कचरा कहाँ पर फेंकना है और एटलीस्ट कब्रों का एहतराम तो उन्हें लाजमी करना चाहिए। अब इतनी छोटी छोटी सी बातें बताने के लिए ना तो वज़ीर आला ने घर आना है, ना ये वज़ीर आज़म का काम है कि आपको घर आकर बताएं कि कचरा किस तरह डंप करते हैं। सो कुछ लोगों का भी कसूर है, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का भी कसूर है कि इस कब्रिस्तान को जो इससे ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है, अच्छी तरह से मेंटेन हो सकता है, उसको इस हालत में रखा हुआ है। कब्रिस्तान ऐसी वीरान जगह है जहां आकर नून मीम राशिद की नज़्म का वो हिस्सा बाकायदा महसूस होता है। जहांज़ाद 9 साल का दौर यूं मुझ पे गुजरा,
कि जैसे किसी शहर मदफून पर वक्त गुजरे।